हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो मैंने सीसेप के ऊपर बनाई है। सीसेप जो कि एक स्पेशल राउंड होती है आपकी जोसा काउंसलिंग के इमीडिएट बाद कंडक्ट कराई जाती है और एक तरह से ये एक आपकी जैकपॉट टाइप की होती है, यानी कि आपकी काफ़ी ख़राब रैंक पे भी, ऐसा बोले तो 80,000 रैंक पे भी आपको सीट्स मिल जाती है। काफ़ी अच्छी सीट्स मिल जाती है अच्छे कॉलेजेस में। तो पूरी कंप्लीट डिटेल्स है इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। मैंने जूता सिलाई से लेके चंडी पाठ तक पूरा कवर कराया है इस शॉर्ट वीडियो में, तो पूरा देख जाओ। बट उससे पहले एक बार इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कवर की है। सो पहले मैंने काफ़ी शॉर्ट 2 लाइन में बताया कि सीसैप क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सेकंड मैंने इसमें कवर कराया एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन सीसैप। थर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फोर्थ वन रजिस्ट्रेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी एंड देयर कंडीशंस। फिफ्थ वन सीट अलॉटमेंट कंडीशंस। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या होती है और फाइनली कुछ मेजर सिली मिस्टेक्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, तो उन सब के सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। तो सीसेप बेसिकली है क्या? सीसेप स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। तो ये एक स्पेशल वैकेंट सीट फिलिंग राउंड है जिसे कॉमनली स्पेशल राउंड बोलते हैं। जोसा के बाद कंडक्ट कराया जाता है। एक्चुअली होता ये कि जोसा के 6 या 7 राउंड जब कंप्लीट होते हैं तो उनमें कॉलेजेस में काफ़ी सारे सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। उन सीट्स को फिल करने के लिए सीसेप ने 2012 में एक स्पेशल राउंड ऑर्गेनाइज कराया जिससे जिसमें ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज एंड एनआईटीज ये पार्टिसिपेट करते हैं और उनके सीट्स फिल होते हैं। इसमें आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ रैंक और कॉलेज का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल काफ़ी ख़राब रैंक पे भी कुछ स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेजेस में अच्छी सीटें मिल जाती हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा है, एक जैकपॉट टाइप का है, मैंने पहले भी बताया। तो ये इसका बेनिफिट है। लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीसैप 2020 पार्टिसिपेशन। ठीक है, 2020 रजिस्ट्रेशन के लिए सीसैप के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला बेसिक थिंग, आपने जेई मेन क्वालिफाई करी होनी चाहिए। जेई मेन के बेसिस पे आपके पास एक CRL रैंक होनी चाहिए, वैलिड कॉमन रैंक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सीसैप में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया है और आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक आपको कंडीशन है कि अगर आपने सीसैप में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई नई सीट मिली तो आपको आपकी जो जोसा वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपको उस नई सीट को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी सीसैप और जोसा दोनों वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपने सीसैप में पार्टिसिपेट किया है और आपको जोसा में कोई सीट मिल चुकी है, लेकिन अगर इस टाइम आपको सीसैप में कोई सीट नहीं मिल रही है तो आप अपने जोसा वाली सीट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी शॉर्ट में मैंने बता दिया। आप अगर समझ नहीं पाए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो लेट्स सी आपको सीसैप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 यानी मार्कशीट और एडमिट कार्ड। देन मार्कशीट ऑफ क्लास 12। और एक चीज़ है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के प्लेस पे आप इन दोनों में से कोई एक डाल सकते हो जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें चेक कर लेना डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन की हुई है उसको आप इस पे यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के प्लेस पर आप लगा सकते हो। और एक चीज़ इसमें स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, तो उसमें आप क्लास 12th के रिमेंबर क्लास 12th की मार्कशीट को अपलोड कर देना, बिकॉज उसमें आपकी क्लास 12th की स्कूल की एड्रेस मेंशन की हुई होगी। देन थर्ड वन इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी एंड वो आपकी April 1 के बाद से बनी हुई होनी चाहिए।
PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, देन ये तो आपके लिए नहीं होगा। NRI स्टूडेंट, जो इंडिया से बाहर रहते हैं स्टूडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन कैंडिडेट, ठीक है, और PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट की बैंक डिटेल्स, ठीक है, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स की हो, किसी की भी हो, लेकिन बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो होगी वो काफ़ी अच्छे से केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि इसी अकाउंट डिटेल्स में आपकी जो रिफंडिंग अमाउंट या कभी एप्लीकेबल होती है फ्यूचर में, तो वो आती है, ठीक है। इसमें बैंक डिटेल्स में आपको IFSC नंबर, अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती है, और साथ में आपको पासबुक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होती है JPEG फाइल में, ठीक है। और फाइनल क्या है आपका, 12th की मार्क्स आउट ऑफ 500, ठीक है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ दो चीज़ें और, एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको जोसा के बिजनेस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसकी फॉर्मेट, उसको MBBS ऑथराइज डॉक्टर से आप उसे फिल करा लेना, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी कुछ मेंशन करने होते हैं, वो सब करवा लेना एंड उसे अपलोड करना होगा। देन और एक चीज़ कि आपको CSAP में, स्पेसिफिकली CSAP में पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक 50 रुपीज़ स्टैम्प में एफिडेविट कराना पड़ता है। वो आपको जब CSAP की ऑफिशियल नोटिस आएगी उस टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली कराना होगा उसको। तो ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होती है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारी गिवन डिटेल्स डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर थी। लेट्स सी CSAP स्पेशल राउंड फीस। तो यार स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि उन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया, फिर उन्होंने CSAP में पार्टिसिपेट किया, जोसा में कुछ फी पेमेंट किया, तो फिर क्या उन्हें CSAP में पेमेंट करने की ज़रूरत होती है तो कितनी पेमेंट करनी होती है, या उन्होंने जोसा में कोई सीट नहीं ली तो अब उन्हें कितनी फ़ी पेमेंट करनी होगी, अगर फ़ी पे कर दिया तो क्या वो रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो इन सारी डाउट्स को मैं इस शॉर्ट वीडियो में, इस शॉर्ट टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, तो वॉच इट केयरफुली। इससे पहले आप कुछ पिक्स देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इन्हें थॉरोली एक बार पढ़ लें, ठीक है। नाउ इस चीज़ को समझाने के लिए मैं दो कंडीशन लेता हूँ। पहला कंडीशन, लेट सपोज आपने जोसा में पार्टिसिपेट करा था, लेकिन उसमें आपको कोई सीट अलॉट नहीं मिली, या कोई सीट नहीं मिली, या आपने कोई सीट एक्सेप्ट नहीं करी, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि आपने कोई सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं करी है। सीट एक्सेप्टेंस फी क्या है, जो 35,000 जनरल और OBC के लिए थी, और जो 15,000 SC ST के लिए थी, वो आपने पेमेंट नहीं करी है। तो ठीक है, फिर आपने CSAP में पार्टिसिपेट करा, CSAP में आपने जब पार्टिसिपेट किया तो आपको एक फ़ी पेमेंट करनी होती है, जिसकी जो इंक्लूडिंग होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। तो वो फ़ी होती है आपकी 36,500, ठीक है। ये जनरल OBC के लिए थी, और SC ST के लिए आपकी है 16,500 रुपीज़। तो ये अमाउंट आपको इस दो पार्ट में इसको देख सकते हैं। पहला हो गया 35,000 जो कि आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होती है, और 1,500 जो CSAP की रजिस्ट्रेशन फ़ी है। एक डिफरेंस है CSAP में और जोसा में, CSAP में रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है, दैट इज 1,500 रुपीज़, वाइल जोसा इज कम्प्लीटली फ्री, ठीक है, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होती है। तो ये अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो वो इसमें मैनेज हो जाएगा इस फी में, और अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो कुछ डिडक्ट करके आपको रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट करा है, आपको कोई सीट मिली और आपने एक्सेप्ट किया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पेमेंट कर दिया है, दैट इज आपने 35,000 पेमेंट कर दिया है। तो इस केस में जब आप CSAP में फर्दर पार्टिसिपेट करोगे तो उस टाइम आपको सिर्फ 1,500 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, ठीक है, फॉर बोथ SC एंड ST, जो कि रजिस्ट्रेशन फी है CSAP की। इस केस में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है CSAP में, तो आपकी जोसा वाली सीट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, ये मैंने पहले बता दिया है, और आपकी जो न्यू सीट मिली है उसकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो जोसा वाले फी से मैनेज हो जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल था, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर मान लो आपको जोसा में कोई IIT वाली सीट मिली है और फिर आपने CSAP के लिए पार्टिसिपेट करा, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि IIT की सीट को लेकर स्टूडेंट फर्दर CSAP में आते हैं, बट इट्स ओके, एक कंडीशन है। अगर IIT में अगर आपको सीट मिल चुकी है लेकिन आपने फिर से CSAP में पार्टिसिपेट करा है, तो आपने जो वहाँ सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट की है इन जोसा,
तो वो आपकी मैनेज नहीं होने वाली है सीसैब में, ठीक है, क्योंकि आईआईटी सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो सिंपल है, तो अब वो फी आपको नहीं मिलने वाली है। फिर से आपको 36,500 पे करनी होगी ओबीसी जनरल के लिए और 16,500 फॉर SC/ST। तो ये थी 2 कंडीशन जो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें एक चीज़ थी कि आपको पहले ही पूरी अमाउंट पेमेंट करनी होती है इतनी, इसके बाद अगर आपको सीसैब में सीट मिलती है तो वो मैनेज हो जाती है, नहीं मिलती है तो आपको रिफंड कर दी जाती है। तो ये थी इसकी सीसैब एंड जोसा से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी रिलेटेड डाउट्स। वन मोर थिंग इज दैट इसमें सीट अलॉटमेंट कौन से रैंक के बेसिस पे होती है, वेदर इट इज CRL और योर कैटेगरी रैंक। तो आंसर इज वेरी सिंपल, ये पहले आपकी कैटेगरी रैंक को प्रीफर करते हैं, फिर आपकी CRL रैंक को देखते हैं। सिंपल, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है बाकी सारी प्रोसेस जोसा से सिमिलर है, एक्सेप्ट जो फीस में मैंने थोड़ा सा बताया रजिस्ट्रेशन फ़ी को लेकर, जोसा फ्री है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है। रेस्ट ऑल दी प्रोसेस सेम है। चॉइस फिलिंग में भी आपको सेम करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करनी होती है। फिर इसमें सेम प्रोसेस आता है, स्लाइड, प्लॉट एंड फ्रीज का सेम ऑप्शन रहता है, इसके मीनिंग भी सेम होते हैं। तो बाकी सारी थिंग सेम है। इसमें सबसे पहले प्रीफर किया जाता है आपका कैटेगरी रैंक, फिर बाद में आपकी CRL रैंक को देखी जाती है। और फाइनली इस वीडियो का एंड में मैं बताऊंगा कि 3 मिस्टेक्स जो है जो हमें अवॉइड करने चाहिए, तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट मिस्टेक क्या है कि जोसा की जब लास्ट राउंड होती है, यानी कि इस साल 6th राउंड लास्ट होगी, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि सीसैप में आप फर्दर आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। तो उसमें आपको भरना होता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के ऑप्शन पे टिक करना होगा, ठीक है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फर्दर पार्टिसिपेशन इन CSAP राउंड, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6th राउंड के एंड में अगर आपको सीट अलॉट नहीं भी हुई है तो भी 6th राउंड के एंड में आपको ये ऑप्शन देखना है, ठीक है, उसे अच्छे से भरना है। सेकेंड पॉइंट, जब जोसा की राउंड फिनिश होती है तो फिर CSAP एक सीट मैट्रिक्स निकालती है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में कितने सारे सीट्स किस किस ब्रांच में खाली है। तो उसके बेसिस पे आप एक रफ आइडिया अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जोसा में कोई सीट ECE मिली हुई है बट आपको CS चाहिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, तब अब आप उस इंस्टीट्यूट की सीट मैट्रिक्स में देख सकते हो कि वो CS ब्रांच की कोई सीट वैकेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसमें फिल मत करना, क्योंकि अगर फिल कर दिया और कोई दूसरा ब्रांच अलॉट हो गया तो आपको वो लेना पड़ेगा और आपकी जोसा वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये थिंग कंसीडर करने के लिए कि आप एक बार सीट मैट्रिक्स को ज़रूर देख लें। जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और थर्ड थिंग क्या थी कि जो IIT और NIT प्लस सिस्टम वाली बात थी, यानी कि उसमें अगर आपने जोसा के राउंड में पेमेंट कर दी है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है, तो अगर आपको कोई IIT की सीट मिल गई है और फिर आप CSAP राउंड में बैठते हैं तो आपकी वो फ़ी कंसीडर नहीं की जाती है, क्योंकि IIT जो है वो CSAP में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो आपकी वो फ़ी फ्रेशली आपको फिर से पे करना होगा। तो ये थी आपकी 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनमें मिस्टेक करने पर इधर आप मनी वेस्ट करोगे, अदरवाइज आपकी पूरी काउंसलिंग ही वेस्ट हो सकती है। सो प्लीज़ कंसिडर दिस थिंग्स वेरी सीरियसली। सो ये एंड था इस वीडियो का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ डू कमेंट इफ़ इट रियली हेल्प्ड यू। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।